मान्यवर, ये जो विचारधारा है इसका विकास से कोई लेन देन नहीं, विकास के मांग से भी कोई लेन देन नहीं। ये विचारधारा कौन सी है? क्या है माओवादी विचारधारा? इसका ध्रुव वाक्य क्या है? जब हम आजाद हुए हमने कहा सत्यमेव जयते, सत्य का हमेशा विजय हो, विजय होता है। इनका ध्रुव वाक्य क्या है? कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, ये इनका ध्रुव वाक्य है। और वहां सत्ता शब्द का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये विकास के लिए नहीं है, अपने आइडियोलॉजी के अस्तित्व के लिए है, अपने आइडियोलॉजी के विचार विजय के लिए है। और आइडियोलॉजी को भोले भाले आदिवासियों में स्प्रेड कर कर सत्ता हासिल करने के लिए। यहां कोई विकास की बात नहीं है, इनका लोकतंत्र पर कोई विश्वास नहीं है। यहां ढेर सारे लोग, मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं सुन रहा था 3 घंटे से कह रहे हैं कि अन्याय है तो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, लड़ने का तरीका क्या है? हम अंग्रेजों के शासन में नहीं रह रहे हैं। कुछ लोगों ने भगत सिंह जी और बिरसा मुंडा से कंपैरिजन कर दिया। क्या हिमाकत कर रहे हैं? शहीद भगत सिंह और बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों के सामने लड़े, वो संविधान तोड़कर हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों की हत्या करने वालों लोगों के साथ आप इसका कंपैरिजन कर रहे हैं? मान्यवर, राजनीतिक स्वार्थ से ऐसे विषयों में ऊपर उठ जाना चाहिए। यही विचारधारा कहती है दीर्घकालीन युद्ध ही हमारी विचारधारा को फैला सकता है। उनको अपनों का भी खून बहाने से कोई परहेज नहीं। और उनके आदर्श देखिए साहब, 10,000 साल के हमारे उपलब्ध इतिहास में कितने आइडियल आदर्श पुरुष, स्त्री, युवा हुए, एक बहुत बड़ा लिस्ट बन सकता है। इन्होंने तिलका मांझी को अपना आइडियल नहीं समझा, भगवान बिरसा मुंडा, भगत सिंह जी या सुभाष बाबू को अपना आइडियल नहीं समझा। इन्होंने आदर्श किसको कहा? माओ को कहा, चीन का। ये आदर्श तय करने में भी फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं। मान्यवर, बस्तर का सिलेक्शन क्यों हुआ? एक कार्यक्रम था भारत मंडपम में, बस्तर क्षेत्र से जो अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करे थे ऐसे युवाओं के साथ मेरा इंटरेक्शन था। तो मेरे नाश्ते के टेबल पर एक बच्ची बैठी थी। उसने कहा कि साहब, आप बता सकते हैं कि माओवादियों ने, नक्सलाइटों ने हमारे बस्तर को ही क्यों चुना? मान्यवर, इस विषय को मैं जरा डिटेल बताना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि सन 47 में जब हम आजाद हुए, संसाधन बहुत कम थे। एक लंबी गुलामी के कालखंड को समाप्त कर कर हम आजाद हुए थे। देश के अंदर विकास का नामो निशान नहीं था। दशकों तक, लगभग 2 सदी तक इस देश को गुलामी में लूटा गया। जब नया राज्य बना तो राज्य की पहुंच कुछ क्षेत्रों में सीमित रह गई थी ही नहीं, बढ़ानी थी। ये तो समय जाते जाते बढ़ेगी। और मान्यवर, क्योंकि संसाधन कम थे, रेवेन्यू कम थी, तो विकास भी परकोलेट होते होते हर क्षेत्र में एक साथ नहीं पहुंचता है। अगर रोड बनाना है तो पूरे देश के एक साथ नहीं होते, अगर बिजली पहुंचानी है तो पूरे देश में एक साथ नहीं पहुंच सकती। तो दूर दराज के क्षेत्रों तक स्टेट की पहुंच की कैपेसिटी सीमित, वहां पर विकास नहीं पहुंचा था। राज्य का इकबाल, स्टेट का इकबाल वहां बुलंद नहीं हुआ था। अब ये कह रहे कि अत्याचार के खिलाफ। भाई, अगर स्टेट पहुंचा ही नहीं था
सुनियोजित भेदभाव का वातावरण ही नहीं था तो वहां अत्याचार कैसे हो गए? मान्यवर, एक कहानी गढ़ी जा रही है। सच्चाई ये है कि इन्होंने पूरे रेड कॉरिडोर को इसलिए चुना था क्योंकि वहां स्टेट की पहुंच कम थी। इसलिए भोले भाले आदिवासियों को बरगलाकर इनके हाथ में हथियारें पकड़ाई। मैं कुछ दृश्य बाद में आपको बताऊंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई। 15 अगस्त 1947 के पहले इस देश का ट्राइबल बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, रानी दुर्गावती मुर्मू बंधुओं को हीरो मानकर चलता था। वो आदिवासी 47 से 70 आते आते माओ को अपना हीरो मानने लगा। ये परिवर्तन क्यों हुआ? मान्यवर, ये परिवर्तन विकास और अन्याय के कारण नहीं हुआ, क्योंकि कठिन भूगोल के कारण और स्टेट की अनुपस्थिति के कारण अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए वामपंथियों ने क्षेत्र को चुना और भोले भाले आदिवासियों को उन्होंने बरगलाना चालू किया, अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाया। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उनको लगा यहां तो अच्छा काम हो सकता है भाई, मगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। स्कूलें जला दी, इनके बैंक अकाउंट खुल जाएंगे तो हमारे साथ नहीं रहेंगे। बैंकें जला दी, दवाखाने जला दिए और फिर कहे यहां विकास नहीं पहुंचा है। विकास को तो वामपंथी उग्रवादियों ने वो क्षेत्र में सालों तक नहीं पहुंचने दिया, जो अब नरेंद्र मोदी के शासन में वहां पहुंच रहा है, घर घर जा रहा है। गरीबी के कारण नक्सलवाद नहीं फैला, बल्कि नक्सलवाद के कारण इस पूरे क्षेत्र में सालों तक गरीबी रही। मान्यवर, मैं इसको और अच्छे तरीके से सदन के सामने रखना चाहता हूं। नक्सलवाद की जड़ें गरीबी और विकास से जुड़ी हुई नहीं है मान्यवर, वो वैचारिक है। मैं आज 60s के 4 क्षेत्र पढ़ना चाहता हूं। एक, नक्सलबाड़ी साक्षरता का दर 35% था। बस्तर साक्षरता का दर 23% था। सहरसा बिहार, जो नक्सलवाद से कभी प्रभावित नहीं हुआ, साक्षरता का दर 33% था। और बलिया यूपी का नक्सलवाद से सटा हुआ, सोनभद्र से सटा हुआ जिला, वहां पर भी साक्षरता का दर 31% है। तो चारों स्थानों पर साक्षरता का दर कमोबेश समान था। प्रति व्यक्ति आय नक्सलबाड़ी में 500 रुपया थी, सबसे ज्यादा थी चारों क्षेत्र में। बस्तर में 190 रुपया थी, सहरसा में 299 रुपया थी और बलिया में 374 रुपया थी। तो प्रति व्यक्ति आय भी चारों क्षेत्र में एक समान थी, मगर नक्सलवाड़ी और बस्तर में वामपंथी उग्रवाद पनपा और सहरसा और बलिया में नहीं, क्योंकि सहरसा और बलिया की भूगोल उनके अनुकूल नहीं थी। वहां घने जंगल नहीं थे, नदी नाले, छुपने की पहाड़ियां नहीं थी। हथियार लेकर अपनी मूवमेंट करने का, आदिवासियों को दबाने का, उनको जबरदस्ती अपनी आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की वहां पर अनुकूलता नहीं थी। अगर विकासी पैमाना होता, अगर प्रति व्यक्ति आय ही पैमाना होता, तो देश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जहां 70 में विकास नहीं पहुंचा था। वहां क्यों नक्सलवाद नहीं हुआ? और मान्यवर, आज तो मैं इस सदन में ये विचार को सिरे से खारिज कर रहा हूं। हम लोकतंत्र में हैं, हमने इस देश के संविधान को स्वीकार किया है।
संविधान के माध्यम से ही आज इस महान सदन के हम सदस्य हैं। अन्याय किसी को भी हो सकता है, अन्याय किसी को भी हो सकता है, विकास कहीं पर भी कम ज्यादा हो सकता है। हम संवैधानिक रास्तों से हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हाथ में हथियार लेकर निर्दोषों को मार डालेंगे? किस थ्योरी का यहां से समर्थन हो रहा था, मैं नहीं समझ रहा। अगर आप धमकाना चाहते हैं कि ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये होगा तो ये भी हथियार उठाएंगे, ये डरने वाली सरकार नहीं है मान्यवर, सबके साथ न्याय करने वाली सरकार।